हाय दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं शिव शंकर कुमार, मेरे इस यूट्यूब चैनल तूफान सर की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का मोटिवेशन है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है फ्रेंड, ठीक है। जब हमको आगे बढ़ना है लाइफ में तो हमको बात से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। रात को हम अपने आप को मेहनत करेंगे तब जाके हम लोग आपस समझिए कि अपने ज़िंदगी में क्या करेंगे, बहुत अपने मंजिल तक जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आज का हमारा मेन टॉपिक है बायोलॉजी का रेस्पिरेशन सिस्टम। इसमें हम लोग मस्ट 50 एमसीक्यू करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे बिहार एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, सब डायग्राम के साथ में मैंने बनवाए हैं, आप इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मैं गणेश भगवान का नाम लेकर मैं अपने वीडियो की ओर आगे की ओर बढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि स्तनधारियों में शोषण किसके द्वारा होता है। स्तनधारियों में, मैमल्स में शोषण किसके द्वारा होता है? आप बता सकते हैं। एक में फेफड़े के द्वारा, बी में फेफड़े के द्वारा, सी में कोलोम के द्वारा और डी में श्वसन नली के द्वारा। तो ना त्वचा होगा और ना ही कोलोम होगा और ना ही श्वसन नली होगा। जो मैमल्स में जो भी श्वसन होते हैं, रेस्पिरेशन होते हैं, वो फ्रेंड्स किसके द्वारा होते हैं? लंग्स के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं फ्रेंड्स? लंग्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा होते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है? फेफड़ा है। ये क्या है? हमारा फेफड़ा है फ्रेंड्स। क्या है? फेफड़ा है, लंग्स है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। अब 2 नंबर हम देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन कि बताइए, एम्फी एम्फीसेपा बीमारी का संबंध किससे होता है? एम्फीसेपा बीमारी का संबंध किससे होता है? अब देखिए, एम्फीसेपा बीमारी क्या होता है? अब देखिए, अब जैसे ये हमारा ओरिजिनल क्या है? लंग्स है। क्या है? जब ओरिजिनल्स हमारा लंग्स है, जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है या दारू पीता है या जो भी अल्कोहल लेता है, तो उसका फेफड़ा इस आकृति का हो जाता है। कैसा हो जाता है? इसके तरह हो जाता है, ठीक है। इसके तरह हमारा फेफड़ा हो जाता है। मतलब जो आदमी स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, जो भी चीज़ नशा करता है, तो उसका फेफड़ा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बीमारी होता है, इस बीमारी किस में होता है? तो फेफड़ा में होता है। किस में होता है? फेफड़ा में होता है। तो वही सवाल बता रहा है कि एम्फीसेफा बीमारी का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा फेफड़ा क्या हो जाता है? इस तरह का हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीसेपा बीमारी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा फेफड़ा से संबंधित होता है। या रेलवे के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक मार दीजिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगेगा, अपने रिलेशन में अपने छोटे भाई के पास थोड़ा ये वीडियो भेज दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसा डायग्राम वाला जितना भी हम वीडियो लाएंगे, सब डायग्राम वाला ही रहेगा, साइंस से रिलेटेड, और बहुत मस्त रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। पर डे हम 3 वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, और इस यूट्यूब पर, अपने यूट्यूब पर क्या करिए, सब्सक्राइब मार दीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई। अब देखिए, अब कह रहा है 3 नंबर कह रहा है, ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर मतलब संपन्न होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 3 नंबर कह रहा है कि ऑक्सीशोषण क्या कह रहा है? ऑक्सीशोषण क्रिया के किस भाग के अंदर संपन्न होता है? कोशिका के
कोशिका द्रव एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बी नंबर होगा राइबोसोम हरितलव के तो नहीं हो सकता है। केंद्रक तथा कोशिका भित्ति, ये तो कोशिका की बात आ गया, इसमें नहीं होगा। जीव द्रव्य एवं तारक का, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा 3 का ये आंसर सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेल है। ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये सब क्या है, ये सब सेल है। क्या है, सेल है। तो कोशिका एवं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। हम साइटोलॉजी में आपको बहुत समझा कर हम पढ़ा चुके थे। अब चल रहे हैं 4 नंबर पर। ठीक है, अब 4 नंबर पर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है 4 नंबर कह रहा है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है। ठीक है, जो क्रेब्स चक्र होती है, जो क्रेब्स चक्र होती है, जो क्रेब्स चक्र होती है, वो किसके अंदर संपन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो किसके अंदर क्या होती है, संपन्न होती है। एक में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं, ठीक है, 2 में फेफड़ा के अंदर। ये कहाँ पे संपन्न होती है, फेफड़े के अंदर में। जो क्रेब्स चक्र होता है वो कहाँ पे संपन्न होता है, फेफड़े के अंदर संपन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे होता है, फेफड़े के अंदर होता है। देखिए ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारा डीएनए पाया जाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा डीएनए है। क्या है, डीएनए है। क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इतना आप याद रखिएगा। अब हम 5 नंबर पर चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको बार बार देखिएगा। अब देखिए, ये मेरा नाम है शिव शंकर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है। दायां फेफड़ा, जो दायां फेफड़ा है, जो राइट लंग्स है। क्या है, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। ठीक है, तो जो हमारा दोनों लंग्स होता है वह 5 भागों में बांटा हुआ होता है। कितने भागों में, 5 भागों में। जो राइट लंग्स होता है वो सुपीरियर लोब में बांटा होता है 1 नंबर। अब बीच वाला होता है मिडिल लोब, और नीचे वाला होता है इंफीरियर लोब। ठीक है, तो जो हमारा राइट वाला जो फेफड़ा होता है वो 3 पिंडों में क्या होता है, बांटा हुआ रहता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। 5 का 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि मनुष्य का फेफड़ा दोनों कितने पिंडों में बांटा हुआ रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पिंडों में। इसका आंसर क्या होगा, 5 भागों में बांटा हुआ रहता है। ठीक है, अगर आपसे ये भी एक सवाल आ सकता है कि अगर आपसे पूछेगा जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो कितने पिंडों में बांटा हुआ रहता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 पिंडों में बांटा हुआ रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे हमारा 3-4 क्वेश्चन बन रहा है। आप इसको अच्छा से ध्यान से देखिएगा और इसको रिवीजन मारते रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, हाँ समझ में आ गया है। अब देखिए 6 नंबर क्या कहता है, कह रहा है एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, कितनी बार सांस लेता है। तो एक मनुष्य जो होता है 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। ठीक है, 12 से 15 बार सांस लेता है। जो हमारा दिल का धड़कन होता है वो 70 से 72 बार होता है। लेकिन जो एक वयस्क पुरुष जो होता है वह 70 से नहीं 12 से 15 बार क्या करता है, सांस को लेता है, ब्रीथिंग करता है। क्या करता है, ब्रीथिंग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात आपको याद रखिएगा। सब हम इसका डायग्राम बनवा दिए हैं, बहुत मस्त, बहुत इसमें मेहनत लगा है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो सब आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है फ्रेंड्स, तो 12 से 15 बार सांस लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम चलते हैं कौन नंबर पर, 7 नंबर पर। 7 नंबर क्या कहता है सुनिए, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है। मान लीजिए जैसे ये हमारा फेफड़ा है, क्या है, ये हमारा लंग्स है, ये दोनों लंग्स है, तो हम लोग अधिकतम इसमें कितना गैस को भर सकते हैं। ठीक है,
इस पर आगे भी सवाल है, हम आपको बता रहे हैं इसमें हम लोग कितना गैस भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा 5 लीटर। क्या होगा 7 का 5 लीटर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, 5 लीटर हम लोग सबसे अधिक गैस इसमें भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं लोग 8 नंबर पर। ठीक है, कह रहा है 8 नंबर कह रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सीशोषण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सीशोषण होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीशोषण होता है, ये हम लोग जानते हैं, ये 10th का बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है। अब देखिए, ना गुलगुज में होगा और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड और जलप्रवास में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा एथाइल अल्कोहल तथा जल। एथिल अल्कोहल तथा जल। इथाइल अल्कोहल का आप लोग जानते होंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, C2H5OH, और जल का होता है H2O। उसी में इसका क्या होता है, अपघटन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर पर। ठीक है, अब 9 नंबर क्या कहता है, अब देखिए 9 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स, 9 नंबर, मनुष्य में ब्रीथिंग के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर हम लोग 100% क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, लेकिन जब हम उसको निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, जब ब्रीथिंग के दौरान निकलने वाली, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से निकाल रहे हैं, तो उसमें उसके साथ ऑक्सीजन कितनी मात्रा में निकलती है फ्रेंड, तो 16% मात्रा में निकलती है। कितनी मात्रा में निकलती है फ्रेंड्स, 16% मात्रा में निकलती है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर हम बता दिए, अब 10 नंबर पर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो इसका शुद्ध आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 से 15 बार। ठीक है, 12 से 15 या 12 से 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10 का ये हम सब चाइल्ड के बारे में, सब कौन कौन न्यू बेबी बॉर्न होता है, क्या क्या करता है पर मिनट जो सांस लेता है, सब हम उसके बारे में यहाँ पे आदमी बता दिया है। यहाँ पे दिया है 16 से 22। ठीक है, क्या दिया है, 16 से 22, तो ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, बी नंबर नहीं लेंगे, सी नंबर नहीं लेंगे, डी नंबर नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, ये नंबर लेंगे, 12 से 15 बार इस डाटा को हम लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, 1-2 इधर उधर आएगा तो इसमें अप्रोक्स है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम 11 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है 11 नंबर कह रहा है कि फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है। इसमें जो क्षमता होती है, जो भी क्षमता होती है फेफड़ा में, कुल क्षमता होती है वह 5,800 मिलीलीटर का इसमें कुल क्षमता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो भी कुल क्षमता होती है, लेकिन इसमें गैस भरने के लिए कुल क्षमता होती है 5 लीटर, लेकिन इसमें जो भी मतलब चीज उसमें डाला जाता है तो उसका जो क्षमता होती है वो 5,800 मिलीलीटर होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, मतलब कुल क्षमता, मतलब इसके अंदर तक थस थस कर आदमी भर देगा तब इसमें होगा 5,800 मिलीलीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़िए। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, 12 नंबर कह रहा है कि उच्छ्वसन के समय सीटी की आवाज आना कौन सी रूप की पहचान है। अब बताइए, एक होता है प्रश्वास होता है, क्या होता है, प्रश्वास होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, प्रश्वास होता है। प्रश्वास का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेना, ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेना और सारी कोशिकाओं के पास क्या करना, पहुंचाना।
ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सवाल कर रहा है कि उच्छ्वसन के समय में सीटी की आवाज़ आना कौन से रोग की पहचान है। अब देखिए, एक होता है प्रश्वास। ठीक है, प्रश्वास में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और फेफड़ा क्या करता है, हीमोग्लोबिन पर बैठाकर सारी कोशिकाओं के पास भेजता है। ठीक है, जब सारी कोशिकाओं के पास भेजता है तो हम जो भी फूड खाए हुए रहते हैं तो हमारे सारी कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो क्या करता है, ऑक्सीजन O2 वहाँ पे जाकर प्रत्येक सेल के पास में क्या करता है, ग्लूकोज के अणु के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और 38 एटीपी ऊर्जा बनाता है। जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है। तो क्या करता है, फिर हीमोग्लोबिन के साथ में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े के द्वारा आने के बाद में क्या होता है, हमारे शरीर से जब बाहर निकलता है नाक के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उच्छ्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उच्छ्वसन कहते हैं। ये जो उच्छ्वसन होता है ना फ्रेंड्स, तो उच्छ्वसन के समय में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम फेफड़े के द्वारा होते हुए नाक से छोड़ते हैं तो सीटी की आवाज आती है। वह सीटी की आवाज किस बीमारी के कारण आती है, तो ये आती है अस्थमा के कारण। किसके कारण, अस्थमा के कारण। अब देखिए, ये हमारा जो होता है ये नॉर्मल लंग्स होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल फेफड़ा होता है। और जब इसमें म्यूकस भर जाता है, कचरा भर जाता है, तो क्या हो जाता है, यह फेफड़ा हमारा सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है और इसमें एयर अच्छा से नहीं जा पाता है। ठीक है, इसमें स्वेलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और सिकुड़ जाता है। अब देखिए, इस फेफड़ा को देखिए और इस फेफड़ा को देखिए, आपको तो अंतर दिख रहा होगा। तो देखिए, इस फेफड़ा से हवा आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इस फेफड़ा से हवा निकलने में कठिनाई होती है। इसीलिए जब हम सांस छोड़ते हैं या उच्छ्वसन का अर्थ होता है सांस को छोड़ना। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो सीटी की आवाज आती है। तो सीटी की आवाज आना, इसका मेन कारण क्या है, अस्थमा का रोग होना। जिस व्यक्ति में अस्थमा का रोग होना, तो जो भी वो सांस छोड़ेगा तो क्या होगा, उसका शरीर में अस्थमा की बीमारी रहेगी और उसकी सीटी की आवाज जैसा थोड़ा थोड़ा आवाज आएगा। और वो व्यक्ति अच्छा से दिन में सो नहीं पाएगा, रात में भी सो नहीं पाएगा और हमेशा वह दम मारते रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, वही होता है अस्थमा की बीमारी। अगर अस्थमा से बीमारी से अगर बचना है तो सबसे पहले हम लोग को समझिए कि जो भी हमारा ऑयली फूड होता है उसको कम खाना चाहिए। ठीक है, जो हमारे शरीर में म्यूकस मतलब जो भी सब सिस्टम होता है, जो भी कचरा होता है वो बहुत कम बनाए फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 का बी अस्थमा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्या कहता है। 13 नंबर कहता है, मनुष्य में शोषण की प्रक्रिया का नियंत्रण किस भाग के द्वारा किया जाता है। किस भाग के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, मनुष्य में शोषण की प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर तपोंस नहीं होगा, अपोंस नहीं समझिएगा। उसके बाद में कॉर्पस कैलोमस नहीं होगा। उसके बाद में अनुमस्तिष्क नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा होगा। क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा होगा। क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखिए हम फिगर में हम बना चुके हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब ज्यादा समझाएंगे मस्तिष्क के बारे में तो समझिए 1 घंटा लग सकता है। इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव है उसी के आधार पर हम चल रहा। अब देखिए मस्तिष्क का 3 भाग होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का भी 2 भाग होता है। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है डाइनसेफ्लॉन। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता है। अब पक्ष मस्तिष्क का 2 भाग होता है। एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मस्तिष्क स्टेन। मस्तिष्क स्टेन का भी 2 भाग होता है। एक होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, एक होता है
पैरोवेलुराई, ये सब क्या करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ज़्यादा मस्तिष्क के बारे में पढ़ाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को छाटिए और आगे चलते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़े? हाँ बढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में सही कथन है। हीमोग्लोबिन के बारे में सही कथन है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह रक्त में क्या करता है, ऑक्सीजन का संचार करता है, ये बात सही है। यह लोह युक्त यौगिक है, ये भी बात सही है। ये कुछ रोगों की प्रतिरक्षाता प्रदान करता है। ठीक है, ये कुछ रोगों को क्या करता है, या कुछ लोगों को क्या करता है, प्रतिरक्षता प्रदान करता है, कुछ रोगों से प्रतिरक्षता प्रदान करता है, ये बात गलत है। अब इसके बाद में यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह बात सही है। अब देखिए, जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे शरीर को मतलब बीमारी होने से नहीं बचाता है। जो WBC होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वह बीमारी होने से बचाता है। क्या करता है, बीमारी होने से बचाता, इसलिए इसका है ये नंबर सही है, 2 नंबर सही है, और क्या, और 4 नंबर सही है। और कौन नंबर सही है, 4 नंबर सही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, सी नंबर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन नंबर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब आगे चले? हाँ सर चलिए, कोई दिक्कत बाबू? नहीं सर। अब देखिए 15 नंबर क्या कहता है, कहता है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, जीवाणु को नष्ट करना, लौह का उपयोग करना, इनमें से कोई नहीं, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो हीमोग्लोबिन का मेन कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये हमारा हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन के कारण ये हमारा हीमोग्लोबिन है। क्या है, इसके अंदर जो भी हमारा रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। क्या है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ऑक्सीजन मिल गया है, इसमें कथी मिल गया है, ऑक्सीजन मिल गया है, इसमें कथी मिला है, ऑक्सीजन मिल गया है। ठीक है, तो हम इसको अब हम बोल देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब क्या करता है, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन सारी कोशिकाओं के पास में जाकर क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और क्या करता है, वहां से हमको एनर्जी मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है मेरे भाई। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब 16 नंबर क्या कहता है, अब देखिए 16 नंबर क्या कहता है। 16 नंबर कहता है वायु ग्रहण करते समय, वायु ग्रहण करते समय, ग्रहण का अर्थ होता है खाना, खाना नहीं भाई, लेना। क्या होता है, ग्रहण करते समय, ऑब्टेन करते समय, प्राप्त करते समय। जो तनुपट होता है, तनुपट का अर्थ समझते हैं, डायफ्राम है ना, डायफ्राम है भाई, है ना, डायफ्राम है। क्या है, डायफ्राम है। ये क्या है, डायफ्राम है। क्या है, डायफ्राम है। क्या है फ्रेंड्स, डायफ्राम है, होता है। तो इसका आंसर होगा डी, चाप्टा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, चाप्टा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, चाप्टा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, चाप्टा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, चाप्टा होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए, कोई दिक्कत बाबू नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VBI प्रत्येक एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसको बनवाने में बहुत मेहनत लगा है बाबू, बहुत महीनों का मेहनत के बाद में सब सिस्टम अपडेट हुआ है। कृपया आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या करें, और बेल आइकन को दबा दे फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम चलते हैं 17 नंबर पर। अब 17 नंबर क्या कहता है फ्रेंड्स, 17 नंबर कहता है जब अनोक्सी शोषण की क्रिया जीवाणु और कवकों में होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे किण्वन कहते हैं फ्रेंड्स। उसे उसे क्या कहते हैं, डायफ्रांस कहते हैं, या कैप्स चक्र कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आप बताइए, इसमें से क्या कहते हैं, इसमें से किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई,
किण्वन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चले। हाँ सर आगे चलिए। अब देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है। एक मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन होता है। ज्वारीय विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन होता है। ठीक है, 18 नंबर कह रहा है ज्वारीय आयतन होता है, तो इसका आंसर क्या होता है 0.5 लीटर। एक मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन कितना होता है, ज्वारीय आयतन 0.5 लीटर होता है फ्रेंड्स, 18 नंबर। अब देखिए, अब हम लोग 19 नंबर पर चल रहे हैं। 19 नंबर क्या कहता है। फेफड़ों में श्वसन नली की शाखा का अंतिम भाग है। फेफड़ों में श्वास नली का अंतिम भाग क्या है। अंतिम भाग क्या है, अंतिम भाग क्या है, वायु कुफिया है। श्वास नलिका है, श्वासनिका है, वायु कुछ नहीं, वायु कुपिका है, वायु कुपिकाय है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा, ये रेलवे में भी सवाल पूछा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं 20 नंबर पर। अब देखिए क्या कहता है, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है। अगर जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं रहे तो जो ब्लड है वो कितने प्रतिशत में ऑक्सीजन का आदान प्रदान मतलब ले सकता है, छूट सकता है फ्रेंड्स, अब बताइए 20 नंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा 2%। क्या होगा 2%। मान के चलिए 100% अगर ऑक्सीजन है, अगर मान के चलिए हीमोग्लोबिन अगर 100% ऑक्सीजन ले रहा है और छोड़ रहा है, तो जब उसके अनुपस्थिति में अगर आरबीसी रहेगा, रुधिर रहेगा, ब्लड रहेगा, तो क्या करेगा वो कितने परसेंट ऑक्सीजन को लेगा और छोड़ेगा फ्रेंड्स, तो 2%। कितने परसेंट को लेगा और छोड़ेगा फ्रेंड्स, 2%। समझ में आ गया। इसका फिगर हम बना दिए हैं, फिगर को जूम करके आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं सर, आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए। अब देखिए 21 नंबर क्या कहता है। 21 नंबर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को हम पढ़ा भी चुके हैं एपिग्लोटिक्स के बारे में। भोजन निगलते समय सांस के मार्ग को बंद कौन करता है फ्रेंड्स, एपिग्लोटिक्स होता है। अब देखिए, जो सबसे पहले हम किसी व्यक्ति को नेक पर देखते हैं तो ट्रेकिया रहता है। ठीक है, ट्रेकिया के बगल में क्या रहता है, ट्रेकिया हमारा श्वास नली है, उसके पीछे क्या रहता है, इगोफेगस रहता है, उसको क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। उसके बीच में क्या रहता है, फेरिक्स रहता है। जो फेरिक्स आता है वहां पे मिलता है, वहीं पे एक ढक्कन जैसा क्या रहता है, एपिगोलेटिक्स रहता है। जो भोजन जो जो भोजन जो भोजन और जो भोजन और श्वास नली को एक ही जगह पर, मतलब उसका जो रास्ता है वो एक ही जगह पर क्या करता है, वो मिला देता है। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो वहां से जो हमारा वो विफाइगस रहता है वो क्या करता है, वो हमारे ग्रास नली में चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वह भोजन हमारे एपिग्लोटिक्स में आ जाता है, अर्थात हमारे वाइंड पाइप में आ जाता है, तो आदमी को सड़क जाता है, तो लोग कहता है कि सड़क गया तो कोई याद कर रहा है। वो ऐसा नहीं होता है, वो एपिग्लोटिक्स के कारण ही होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, एपिग्लोटिक्स के कारण होता है। जो भोजन वाला मार्ग होता है और जो वायु वाला मार्ग होता है, दोनों का कॉमन मार्ग एक ही होता है। वो कहाँ आकर मिलता है, एपिग्लोटिक्स पर आके मिलता है। वहीं से आगे चलकर वाइंड पाइप बना लेता है, एक बना लेता है, इगोफेगस बना लेता है, अर्थात ग्रास नली बना लेता है, जिसके कारण हमारा जो भी हम भोजन खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर में चला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, एपिग्लोटिक्स आपको याद रहेगा। हाँ सर याद रहेगा, आगे बढ़े बाबू। हाँ सर आगे बढ़िए। अब देखिए 22 नंबर क्या कहता है। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है, भौतिक ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा नहीं, विद्युत ऊर्जा नहीं, विद्युत ऊर्जा नहीं। ये क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है बाबू, रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है मेरे भाई, रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है मेरे भाई, रासायनिक ऊर्जा होता है मेरे बाबू। क्या होता है भाई, रासायनिक ऊर्जा होता है। अब देखिए 23 नंबर क्या कहता है फ्रेंड्स। अब देखिए 23 नंबर क्या कहता है। 23 नंबर क्या कहता है फ्रेंड्स, 23 नंबर क्या कहता है।
अब देखिए कह रहा है खानों या कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होने की अधिक संभावना रहती है। मगर जो भी लोग कारखाना में काम करते हैं, जैसे ईटा उटा पाटते हैं, जैसे मान के चलिए चप्पल के फैक्ट्री में रहते हैं, जूता के फैक्ट्री में रहते हैं, तो उन्हें कौन सा बीमारी होने का ज़्यादा डर रहता है। तो उन्हें सिलिकोसिस बीमारी होने की ज़्यादा डर रहता है। इसमें क्या होता है कि एक फेफड़ा ही काम करना बंद कर देता है। सिलिकोसिस बीमारी एक ऐसा बीमारी होता है कि इसमें फेफड़ा ही बंद करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। एक फेफड़ा पूरा ब्लैक हो जाता है और क्या करता है, काम करना ही बंद कर देता है। मेरे भाई समझ जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ सर समझ गए, आगे बढ़े बाबू। हाँ सर आगे बढ़िए। अब देखिए फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन माध्यम से होता है फ्रेंड्स, किन माध्यम से होता है। ठीक है, इस अभी तो पीछे बताए हैं वायु कुपिकाओं के द्वारा, वायु कुपिकाओं के द्वारा, वायु कुपिकाओं के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़े। जी सर, कह रहा है कि फेफड़ों की सुरक्षा हेतु, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु, फेफड़ों के सुरक्षा हेतु, फेफड़ों के सुरक्षा हेतु, फेफड़ों के सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर कौन सा मतलब आवरण का झिल्ली बना हुआ रहता है। अब देखिए फेफड़ा का जो भी सुरक्षा प्रदान करना होता है तो इसके ऊपर एक झिल्ली बना हुआ रहता है। ये फेफड़ा है, फेफड़ा के ऊपर एक झिल्ली बना हुआ रहता है जिसको क्या कहते हैं, प्यूल्यूरा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्यूल्यूरा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्यूल्यूरा झिल्ली कहते हैं मेरे ब्रोदर्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चले भाई, हाँ सर आगे चलिए, कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को शोषण कहा जाता है। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को शोषण कहते हैं, ग्लूकोज को। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ग्लूकोज, ग्लूकोज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सांस लिए, ऑक्सीजन आया, सारे सेल के पास गया और ब्रीथिंग, और यहाँ पे आने के बाद में सारे सेल को ग्लूकोज को तोड़ा, तोड़ने के बाद में हमें एनर्जी मिला और एनर्जी मिलने के बाद में ब्रीथिंग आउट किया। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, CO2 निकाल दिया। यहाँ से क्या किया, CO2 निकाल दिया, CO2 निकाल दिया फ्रेंड्स, CO2 निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 27 नंबर देखिए क्या कहता है, साफ हल्का है, आप लोग तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कहता है ऑक्सीशोषण की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब देखिए ऑक्सीशोषण का जो क्रिया होता है, जो एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो उसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें कितना एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं सर, आगे बढ़े बाबू। हाँ सर आगे बढ़िए। अब देखिए 28 नंबर क्या कहता है, कहता है केप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। केप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो इसका अर्थ होगा पाइरुविक अम्ल का, पाइरुविक अम्ल का, पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए अब 29 नंबर देखते हैं। अब 29 नंबर क्या कहता है, कहता है शोषण के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। मगर शोषण के दौरान मतलब सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस को छोड़ी जाती है, अब बताइए। ऑक्सीजन को नहीं सर, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं सर, तो क्या होगा, नाइट्रोजन को होगा। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, तो सारा गैस ना हम अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसको हम मतलब आउटसाइड करते हैं, हम नाइट्रोजन को करते हैं सर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू, नाइट्रोजन होगा। क्या होगा मेरे भाई, नाइट्रोजन होगा भाई। ठीक है, हम आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब 30 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
30 नंबर क्या कह रहा है? 30 नंबर क्या कह रहा है कि गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? तो इसका आंसर होगा 3.5 लीटर फ्रेंड्स। कितना होगा? 3.5 लीटर। 3.5 लीटर फ्रेंड्स, 3.5 लीटर। ठीक है, अब देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़िए। अब देखिए 31 नंबर क्या कहता है फ्रेंड्स। 31 नंबर क्या कहता है? कहता है ऑक्सीशोषण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करता है फ्रेंड्स? किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर निर्भर करता है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। क्या होगा? हीमोग्लोबिन पर निर्भर करता है। ठीक है, अब 32 नंबर हम देखते हैं। 32 नंबर क्या कहता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये आंसर सही है, बी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? हमारे छोड़ी हुई सांस में हवा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। एक कितना हो जाएगा? 4% फ्रेंड्स। सब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर क्या कहता है मेरे भाई? कह रहा है ऑक्सीजन की क्रिया में वायु के कोने से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक में ऑक्सीजन का, बी में नाइट्रोजन का, सी में कार्बन डाइऑक्साइड का, डी में जल का। तो इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर ए सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी में नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब वायुमंडल में 78 है तो 78 ही रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है? कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी शोषण का क्या कहते हैं? कॉमन स्टेप माना जाता है। ऑक्सी शोषण एवं अनॉक्सी शोषण का क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? कॉमन स्टेप माना जाता है। तो वाइटल नहीं होगा, उसके बाद में ड्राई फ्रॉक नहीं होगा, उसके बाद में किण्वन क्रिया नहीं होगा। ये क्या होगा? ग्लाइकोसिस होगा। क्या होगा? ग्लाइकोसिस होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ग्लाइकोसिस होगा। इस डायग्राम में आप दे सकते हैं, ग्लाइकोसिस यहाँ पे है। क्या है? ग्लाइकोसिस यहाँ पे है। ठीक है मेरे भाई, आगे चले। जी सर, आगे चलिए। अब देखिए 36 नंबर क्या कहता है? जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विघटन किसमें हो जाता है? अब देखिए, जब हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे बॉडी में दर्द हो जाता है। हमारे बॉडी में दर्द हो जाता है लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार सवाल पूछा हुआ है रेलवे ग्रुप डी में। अब आगे चल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है? एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है फ्रेंड्स? ये तो आप जानते हैं, अभी तो पीछे बताए हैं। इसका आंसर होगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए। अब 38 नंबर क्या कहता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन को फेफड़े तक ग्रहण करना और शरीर से विभिन्न भागों में आई कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से मुक्त करना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? अब देखिए, वायुमंडल से हम लोग कथी ले लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिए। नहीं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ले लिए और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिए। इसको मिश्रित रूप को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब देखिए 39 नंबर क्या कहता है? अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पादक है तो पायरोलिक अम्ल है। क्या है? पायरोलिक अम्ल है। इसका नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर क्या कहता है? कोशिका शोषण की कोशिकाओं के अंदर कितने चरणों में पूरा होता है? तो 2 चरणों में, एक बेर आना एक बेर जाना।
तो 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए 41 नंबर क्या कहता है कि मनुष्य के फेफड़ों का वजन कितना होता है। मनुष्य का फेफड़े का वजन कितना होता है मेरे भाई। तो मनुष्य का फेफड़े का वजन जो होता है वो कितने होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है मनुष्य के फेफड़े का वजन कितना होता है, लगभग 1000 ग्राम होता है। कितना होता ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 1000 ग्राम में से शायद 200 ग्राम इधर चाहे उधर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर आज समाप्त हो चुका है। इसके अगले चैप्टर हम क्या शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे ब्लड। क्या शुरू करेंगे, 50 गो जो मेन टॉपिक जो होता है ब्लड का, जो मेन क्वेश्चन होता है उसको शुरू करेंगे मेरे भाई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जो भी आपके रिलेटिव में जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके पास में इस वीडियो को भेज दे ताकि उनको भी थोड़ा सहारा मिले। देखिए इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, डायग्राम को सेटअप करना, इधर उधर से सब में मटेरियल सब मेकअप करना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, कम से कम इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारा मेहनत हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दे, शेयर कर दे, हम सब सब्सक्राइब कर दे। तो जो भी आपका फ्रेंड है निस्वार्थ होकर भेजिए। हम भी स्टूडेंट हैं और टीचर भी हैं साथ में, और आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए और अच्छा से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। हम सारा टॉपिक को हम क्या कर देंगे, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, या चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, सब टॉपिक को हम लाइन बाय लाइन इसमें यूट्यूब चैनल पर हम क्या करेंगे, डाल देंगे। सब इसी तरह डायग्राम के द्वारा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियोस आएगा यूट्यूब पर डे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें एवं शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे भाई।